आपका फिर से स्वागत है और हम फोर्स ऑसिलेटर को और अच्छे से समझेंगे तथा विशेष रूप से आज के मॉड्यूल में अपनी खोज जारी रखेंगे। हम क्यू मान को एक बार फिर से देखें। बाध्य और डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए हमने किसी बल के लिए गति समीकरण को लिखा और डैम्प्ड ऑसिलेटर यह दर्शाता है कि एक नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर तथा साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन है कि वर्णन की तरह है अपने एक वर्ग डिफरेंशियल इक्वेशन का। और हम गणितीय विचारों से जानते हैं कि इस टाइप के समीकरण में उनके सामान्य हल के दो भाग हैं जो यहां दिखाया गया है। अति का एक सामान्य हल है, इसमें एक्स सी के दो भाग हैं जिन्हें हम कंप्लीमेंट्री विलयन कहते हैं, जो कि इक्वेशन का हल है जिसका हल इक्वेशन के राइट हैंड साइड विपरीत है। यह स्टेटमेंट के संगत है कि में कोई बल नहीं है यदि शून्य के बराबर है, और एक्स पी वह है जिसे प्राय पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है, जो कि सामान्य रूप से इस पूर्ण इक्वेशन के लिए किसी एक विलयन में हो सकता है। अब के इस विशेष समाधान को फिर से प्राप्त करने के कई तरीके हैं। हम यह करने के लिए नहीं होंगे कि यदि आप डिफरेंशियल इक्वेशन की पुस्तक को चुनते हैं तो आप में के कम से कम 2-3 भिन्न तरीके देख सकते हैं जो समीकरणों के इस वर्ग के लिए संभावित हल का पता लगाने में हम अनिवार्य रूप से शारीरिक रूप से प्रेरित हैं। यदि आप भौतिक समस्या के रूप में देखते हैं तो आप इन दोनों भागों एक्स सी के भौतिक अर्थ जोड़ सकते हैं। अधिक भौतिक भाषा में इसे क्षणिक ट्रांसिएंट गति कहते हैं, जो पर्याप्त समय के बाद लुप्त हो जाएगी। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या स्टीडी स्टेट सॉल्यूशन कहा जाता है। तो आप विलयन में रुचि रखते हैं जो अनंत समय तक रहता है, इसलिए स्थायी अवस्था है जो आप समय तक इनफाइनाइट टाइम की ओर बढ़ने के लिए होगा। जहां तक का संबंध है, हम में इस समस्या के स्टीडी स्टेट समाधान की रुचि रखते हैं। अब हम पहले ही विलयन का पता लगा चुके हैं और यह पता चला है कि स्टीडी स्टेट विलयन केवल ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी चालक फ्रीक्वेंसी के समान है। तो मेरी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है यह क्वांटिटी जो ओमेगा है, आप फ्रीक्वेंसी ओमेगा के दो लित्र को गतिमान कर रहे हैं तथा ऑसिलेटर एक ही फ्रीक्वेंसी ओमेगा से दोलन करके को प्रत्युत्तर देते हैं। एक बार जब आप इसे आराम प्रदान करते हैं तो बस दिखाने के लिए कि संभवतः यह शारीरिक रूप से लग सकता है, चलो बस तुरंत हल एक्स को टी के एक समारोह के रूप में प्लॉट करें, इसे टी के रूप में प्लॉट करें। तो क्या आप देख सकते हैं कुछ है कि शुरू में बहुत अलग लग रहा है और इतने पर, परंतु अंत में आप देखेंगे कि यह ऑसिलेशन से जुड़ा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा के समान है। उदाहरण के लिए यहां से यहां तक आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशंस हैं जो तथाकथित कोप्लीमेंट्री समाधान के संगत हैं, और यहां से आप स्टीडी स्टेट के शासन में हैं। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं बनाया है, यह को फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ ऑसिलेशन प्रदर्शित करता है। तो यह है क्या एक फोर्स्ड ऑसिलेटर में होता है। तो पर आ जाएगा जो हम आज करेंगे। हम को देखते हैं कि प्रथम ऑसिलेटर के लिए एक कतार मान प्राप्त करते हैं, और हम पहले ही इस क्वांटिटी क्यू मान से मिल चुके हैं जब हमने डंप दोलन तंत्रों को देखा था। यहां फिर से यहां वेलोसिटी का इक्वेशन है, यहां नीचे लिखा गया है, और यह विस्थापन है के फलन के रूप में, और यह
वेग समय के फलन के रूप में है। इसलिए पहली बात मैं क्यों मान पाने से पहले भी चाहता हूं। पहली बात है कि मैं करना चाहता हूं कि ऑसिलेटर को ड्राइविंग बल द्वारा प्रदान की गई शक्ति की गणना करें। इसलिए यदि मैं इस बल से F0 cos ओमेगा टी से चल रहा हूं तो मैं ऑसिलेटर को कितनी शक्ति दे रहा हूं, तो है कि पहले गणना क्वांटिटी है कि मात्रा है, और फिर हम Q मान पर देखो। अब समय t पर तात्क्षणिक शक्ति बल होगी जो वेलोसिटी से गुणा होगी अत समय t तथा पर बल दिया गया है जो का वेलोसिटी है। सिस्टम समय पर t है। अब हम जानते हैं कि राइट हैंड साइड और की राशियों की हम बस उन्हें करने के लिए की जरूरत है को यहाँ एक साथ रख तो t का p a होगा जो a है 0 cos ओमेगा t की मेरे ड्राइविंग बल वेलोसिटी द्वारा समय के एक समारोह के रूप में गुणा किया गया है। तो फिर हम पर वापस जाते हैं। वेलोसिटी जो जेड के मॉड्यूलस F0 से F को cos ओमेगा t माइनस फाई 0 से है। तो मैं विशेष तत्काल शक्ति के लिए एक औपचारिक एक्सप्रेशन है, लेकिन शायद मैं चाहता हूं कि औसत पावर है अत यह समय t के एक विशेष क्षण पर शक्ति है, परंतु अधिक उपयोगी मात्राएं हैं। एक पूर्ण समय अवधि में ऑसिलेटर के संपूर्ण साइकिल पर दी गई शक्ति क्या है? तो औसत शक्ति मैं सिर्फ इस पूरे समय अवधि के दौरान एकीकृत करने के लिए की जरूरत है, और समय अवधि द्वारा विभाजित तो है कि मेरे सूत्र औसत पावर के लिए है, तो यह एक समय अवधि से विभाजित होगा। तो इस क्वांटिटी p का t के एकीकरण तो आप शक्ति पर समय के छोटे टुकड़े हैं आपूर्ति यह प्रत्येक इन्फिनिटेसिमल सबसे कम बार डिफरेंस पूर्ण समय अवधि के दौरान 0 से t तक जा रहा है। यह मेरी औसत पावर और होगी निश्चित रूप से यह बिना यह कहने के कि क्वांटिटी t ऑसिलेशन की समय अवधि है। और याद रखिए कि स्टीडी स्टेट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है जो को प्रेरित करने की फ्रीक्वेंसी है। इसलिए इस पूंजी को t 2 पाई ओमेगा के बराबर होना चाहिए। तो अब हम समस्या सेटअप हम बस एक इंटीग्रल है इस औसत की गणना करने के लिए सक्षम किया जा करने के लिए p की जरूरत है, और बेशक इस इंटीग्रल करने के लिए बहुत कठिन नहीं है। वास्तव में आप इस अभिन्न को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यदि हम इस क्वांटिटी को विस्तार करें कोस ओमेगा टी माइनस फाई, तो मुझे करते हैं कि औसत p 0 स्क्वायर t द्वारा t होगा इस और t पूंजी के लिए 0 होगा कोस ओमेगा टी में कॉस ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी साइन फाई dt में है। तो यह अब में विभाजित है दो भाग, और पहला अभिन्न अनिवार्य रूप से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी dt अभिन्न, और दूसरा कोस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इंटीग्रल होगा। उदाहरण के लिए पहला अभिन्न पहले इंटीग्रल करने के लिए आप इस अभिन्न कॉस स्क्वायर ओमेगा टी dt जहां यह से जाता है के लिए करने के लिए सक्षम होना चाहिए, जहां यह रेंज 0 से पूंजी t तक जाती है और 2 पाई बटा ओमेगा पूंजी t है। तो यह एक अभिन्न है जिसके लिए हमें जवाब का पता लगाने की जरूरत है। सेकेंड इंटीग्रल जिसके लिए हमें जवाब जानना होगा 0 से 2 पाई ओमेगा साइन ओमेगा द्वारा t कोस ओमेगा t dt है। तो यह एक और इंटीग्रल है जो हम करने के लिए की जरूरत है। यह और अधिक आसान होगा यदि हम इसे t
से भी विभाजित करते हैं तो हम 2 पाई ओमेगा द्वारा कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और इंटीग्रल अपने एक काफ़ी सरल इंटीग्रल करने के लिए। और अगर तुम यह राइट है इन पूर्णांकों का पहला सेट आपको मान आधा देना चाहिए, तो स्पष्ट है कि योगदान केवल इंटीग्रल के पहले भाग से आता है जो है। अब आप सभी परिणामों को एक साथ एकत्र करते हैं जो कि है हम अंत में इस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां हमने पूरे समय अवधि में ऑसिलेटर को दी गई विद्युत का मूल्यांकन किया है। ठीक है, तो अब मैंने 2 लित्र को दी गई औसत पावर की गणना की है। यह कहा जाता है इसमें ऑसिलेटर ऑसिलेशन कर रहा है, परंतु ऑसिलेशन की प्रक्रिया में घर्षण बल पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया में, और इसका विस्तार यह उस घर्षण बल को दूर करने में इस शक्ति का विस्तार कर रहा है। अब हम प्रश्न से पूछ सकते हैं कि घर्षण बल पर विजय प्राप्त करने में बल का कितना उपयोग किया जाता है। फिर से यह एक पूरी समय अवधि या एक पूरे साइकिल के दौरान औसत होगा। में हम अधिक रुचि रखते हैं कि ऑसिलेटर घर्षण बल के परावर्तन में किस औसत पावर का उपयोग करता है। मैं इस मात्रा की गणना करना चाहता हूं कि एक पूर्ण साइकिल में 2 लित्र द्वारा उपभोग की गई क्वांटिटी औसत पावर का परिकलन करें, जिसका अर्थ है कि ऑसिलेटर घर्षण पर विजय है और यह कार्य कर रहा है, ताकि मैं यह जानना चाहता हूं कि की गति घर्षण के विरुद्ध क्या कर रही है। इस प्रकार घर्षण बल होगा, और हम जानते हैं कि घर्षण बल क्या है। यहाँ घर्षण बल गामा एक्स पॉइंट है और मैं जानना चाहता हूं कि इस द्वारा घर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य की दर क्या है। इसलिए यह होगा कि यह वेलोसिटी से गुणा अधिक राइट है किया गया कार्य केवल घर्षण बल से गुणा होगा, और वास्तव में हम कार्य करने की दर ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए dt द्वारा यह dx है, तो यह गामा x डॉट x पॉइंट द्वारा गुणा किया जाएगा जो गामा x डॉट स्क्वायर के बराबर है। इसलिए पुनः एक एक्सप्रेशन है जिसका उपयोग ऑसिलेटर द्वारा किया जाता है, वही चाल करेगा। आप इस क्वांटिटी की गणना पूरे साइकिल से पर करेंगे। मान लीजिए मैं दिए गए सिंबल औसत पावर का उपयोग सबस्क्रिप्ट में डी से कीजिए, जिससे औसत शक्ति का संकेत मिलता है जो कि ऑसिलेटर द्वारा क्षय होता है, और यह फिर से एक टी से अधिक टी से अधिक टी करने के लिए जा रहा है होगा। आप इस क्वांटिटी को गामा एक्स डॉट स्क्वायर जी टी एकीकृत करते हैं। एक्स डॉट कुछ हम पहले से ही पता है, एक्स पॉइंट केवल वेलोसिटी है जो यहाँ दिया गया है। हम बस वेलोसिटी के लिए इस एक्सप्रेशन में प्लग करने की जरूरत है इंटीग्रल, और हम इसे जो अब क्या होगा प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। और इसलिए मैं गामा आई 0 से ही एक्स डॉट स्क्वायर की 1 0 मॉड जेड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस से 5 dt तक ले जा सकते हैं। इसलिए यह आगे सरल औसत पी औसत पावर क्षय गामा एफ 0 से टी तक के बराबर है। जेड 0 से ही कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाई तक के मॉड्यूल में 0 के बराबर है। अगर आप याद है यह है कि हम पहले से ही किया था इंटीग्रल है, तो हम सिर्फ का उपयोग करने के लिए सक्षम होना चाहिए। का उपयोग करें, इस परिणाम के पीछे यहाँ वापस आता है, और अगर मैं की करते हैं अंतिम परिणाम वी गामा एक के बाद होने के लिए बाहर हो जाएगा 0 स्क्वायर। ठीक है, मैं 2 यहाँ छोड़ दिया।
यह भी यहाँ भी वर्ग किया जाना चाहिए था। इर्क शून्य स्क्वायर मॉड्यूल जेड स्क्वायर और इंटीग्रल मान एक द्वारा टी के साथ एक आधा होगा तो कि यहाँ वो है। मुझे याद है कि हमारे बुनियादी प्रतिबाधा जेड की परिभाषा इस क्वांटिटी गामा था। इसके अलावा आई को ओमेगा द्वारा माइनस से एम ओमेगा करने के लिए गुणा और यहाँ से जेड के मॉड्यूलस बेशक गामा स्क्वायर प्लस इस था। और हमने tan फाई के लिए भी एक संबंध लिखा जो कि ओमेगा से माइनस से एम ओमेगा है जो गामा द्वारा विभाजित है। इसलिए यदि यह tan 5 है तो हम cos फाई और sin फाई के लिए भी एक सप्रेशन लिख सकते हैं जिसमें cos फाई मॉड जेड द्वारा गामा के बराबर होगा और हाँ sin फाई ओमेगा द्वारा 0 से m ओमेगा माइनस के बराबर होगा। पूरी बात मॉड जेड द्वारा विभाजित। क्या हम वास्तव में इस क्वांटिटी cos फाई के लिए एक एक्सप्रेशन की जरूरत है? चलो जाओ और वापस फार्मूला है कि हम औसत पावर क्षय के लिए है पर देखो मुझे इसे इर्क शून्य स्क्वायर को 2 बार मॉड जेड द्वारा विभाजित करने के रूप में फिर से लिखना है गामा बार मॉड जेड से गुणा। और हम जानते हैं कि गामा बार मॉड जेड बस cos फाई है। तो मैं वापस जा सकता हूं और इस क्वांटिटी को एक शून्य से लिखिए जो गुना मॉड जेड से गुना बढ़कर cos फाई वो ठीक है और है कि बस आर औसत पावर क्षय किया गया है। अब यह उल्लेखनीय है क्योंकि यदि आप की तुलना करें इस परिणाम की तुलना करें तो हमारे पास के इन दो परिणाम के साथ हम देखेंगे कि ये बिल्कुल एक जैसे हैं। अतः आपकी मैकेनिज्म द्वारा दोलित्र को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। बाहरी बल की पूर्ति से अधिक एक पूर्ण साइकिल में एक संपूर्ण चक्र को ऑसिलेटर को दी गई औसत शक्ति औसत पावर के बराबर होती है। यह एक ही चक्र को क्षय करती है। तो दूसरे शब्दों में यह वास्तव में शक्ति रखने के लिए नहीं है, यह भविष्य में उपयोग के लिए इसे स्टोर नहीं करता है। अतः ऑसिलेटर को दी गई औसत पावर तत्काल उसी समय अवधि में खर्च की जाती है। इसलिए ये दो राशियां एक समान हैं। इसलिए यह हमारा केंद्रीय संदेश है जो सेक्शन के इस भाग में है। अब क्या इस क्वांटिटी का उपयोग Q मान को परिभाषित करने के लिए औसत पावर का उपयोग करेगा? इससे पहले कि हम Q मान को परिभाषित करें, इस फलन को ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा के फलन के रूप में चित्रित करें क्योंकि हमें बताने जा रहा है कि विभिन्न आवृत्तियों पर कितनी शक्ति अवशोषित की जा रही है। मैं यहाँ का चयन करने के लिए जा रहा हूँ जैसे ओमेगा के बराबर ओमेगा शून्य। वास्तव में आप देखेंगे कि जब ओमेगा ओमेगा शून्य के बराबर होगा तो ऐसा होगा जब cos फाई 1 के बराबर होगा, जैसा कि हम देखेंगे कि अब और स्पष्ट रूप से उस सूत्र से जो यहाँ नीचे लिखा गया है औसत का अधिकतम होगा। औसत पावर जो मैं औसत पी द्वारा इंगित करता हूँ यहाँ सिर्फ के बराबर होगा एक शून्य स्क्वायर 2 बार से मॉड जेड फाई शून्य के बराबर होने के कारण मामले में सौंदर्य प्रसाधनों के बराबर होता है। अब आप पूछ सकते हैं फाई शून्य के बराबर होने के लिए बराबर है तो फाई के बराबर होने का मतलब होगा शून्य का अर्थ यह होगा कि ओमेगा द्वारा से
हम ओमेजी ये माइनस के बराबर है और यह बताता है कि ओमेगा वर्ग m द्वारा s के बराबर है, जो के बराबर है ओमेगा शून्य स्क्वायर, जिसे हम सिस्टम की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अतः जब चालक फ्रीक्वेंसी सिस्टम की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो ऑसिलेटर को दी गई औसत पावर अधिकतम होती है। तो ओमेगा शून्य के बराबर इस फंक्शन का अधिकतम मूल्य, और क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर होने जा रहा है द्विघात है, फंक्शन अनिवार्य रूप से इस तरह से छोड़ जाएगा। यह हमें भौतिक रूप से बताता है कि जब चालक फ्रीक्वेंसी सिस्टम की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है तो अधिकतम शक्ति ऑसिलेटर द्वारा अवशोषित की जाती है। और यह भी सारणी के पूर्व अनुनाद के साथ है कि हमने को देखा कि पर प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी पर जब आप इसे प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी पर ड्राइव करते हैं, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा है और विस्थापन का एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा है जब आप इसे प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी पर चलाते हैं। और यदि ओमेगा शून्य के बराबर ऑसिलेटर द्वारा का अधिकांश शक्ति अवशोषित की जा रही है तो भी प्रत्येक साइकिल में शक्ति की उसी मात्रा को निरस्त कर देता है जो अब हम देख चुके हैं। इसलिए यदि आप को ऑसिलेटर से एक बड़ी प्रकार की अनुक्रिया चाहते हैं तो आपको सिस्टम की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के संगत फ्रीक्वेंसी निकाय को ड्राइव करना चाहिए। वक्र और अधिक तीव्रता से ऑसिलेटर को शक्ति दी जाती है तथा इसके ऑसिलेटर को अधिक समय तक बनाए रखने की संभावना है। अतः आप कह सकते हैं कि इस टाइप के शार्पर वक्र किसी परिकलन के बिना बड़े क्यू मानों के संगत होंगे। चलो देखते हैं अगर यह सच है तो मेरे पास वही वक्र है। यहाँ औसत पावर है जो कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के एक समारोह के रूप में है और मैं को दिखाना चाहता हूँ कि क्यू ओमेगा शून्य के बराबर है जो ओमेगा 2 माइनस से ओमेगा 1 है, जहां इन दो राशियों ओमेगा 2 ओमेगा को निम्नलिखित रूप में डिफाइंड किया गया है। तो चलो एक पीक वैल्यू जो आधा मूल्य है को परिभाषित करें। आधे शिखर मूल्य जो कहीं हो सकता है यहाँ हो सकता है, तो यह मात्रा का आधा है। अधिकतम क्वांटिटी और ओमेगा के दो मान 1 और ओमेगा 2 इस प्रकार परिभाषित हैं कि एस ओमेगा 2 यह ओमेगा है 1 यह है। तो सामान्य रूप से यह वक्र ओमेगा शून्य के बारे में असिमेट्रिक वक्र है, लेकिन यह मेरी गरीब तस्वीर है कि यह ऐसा लगता है जैसे यह सममित नहीं है। तो मेरा क्यू मान परिभाषा कहता है कि यह बस ओमेगा शून्य है जो है ऑसिलेटर को पीक पावर के संगत चालक फ्रीक्वेंसी का मान इस चौड़ाई से विभाजित होता है, जिसे प्राय अर्ध अधिकतम पर पूर्ण चौड़ाई कहते हैं। कि क्यू मान की परिभाषा इस मामले में है। अब देखते हैं कि हमें को इससे मिलता है। हमारा प्रारंभिक पॉइंट क्यू मान है कि क्यू मान इन दोनों ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, जो औसत पावर के समान मान के दो मानों के संगत फ्रीक्वेंसी है और वही मान औसत पी अधिकतम
2 से विभाजित होता है तो इस मान पर वहां 2 संभावित मान आवृत्तियों के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप यहां से क्षैतिज रेखा खींचते हैं। यह अनुनाद को 2 बिंदुओं से ढक देता है तो आप 2 वर्टिकल रेखाएं खींचते हैं। आप इस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को उसी के अनुरूप प्राप्त करेंगे। तो यह हमारी परिभाषा है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को परिभाषित करने के लिए, और एक बार जब आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 को जानते हैं तो यह चौड़ाई को परिभाषित करता है और यह हमें बताता है कि Q का फैक्टर क्या है। हम सब अब देखने की जरूरत है कि क्या कि इस परिभाषा है Q गुणक या Q मान उस फैक्टर के संपाती हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं। आइए इस शर्त को से शुरू करें। तो लेफ्ट हैंड साइड औसत पावर है। हम इस परिणाम को प्राप्त करते हैं तो यह गामा इर्क 0 स्क्वायर 2 मॉड्यूल जेड स्क्वायर द्वारा होगा और राइट हैंड साइड है आपूर्ति की अधिकतम शक्ति 2 से विभाजित है तो है कि आधा इर्क 0 स्क्वायर 2 गामा द्वारा विभाजित है। तो याद है कि हम इस संबंध अधिकतम शक्ति आपूर्ति के लिए था। तो यह शर्त है कि हम है, और अगर आप अलग अलग चीजें यहां रद्द करें क्योंकि उदाहरण के लिए यह बाहर निकल जाएगा, रद्द कर देगा तो चीजें रद्द हो जाएगी और यह इक्वेशन बस जेड स्क्वायर का औसत 2 बार गामा स्क्वायर के बराबर होगा। और अब हम जेड स्क्वायर के मॉड्यूलस की परिभाषा करने के लिए वापस जाओ जो हम सिर्फ से इस संबंध से प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं उस संबंध में डाल मैं यहां से मिल जाएगा हम चाहते हैं से केवल 2 कदम दूर हैं। अगर मैं और अधिक सरल यह ओमेगा एस ओमेगा होल स्क्वायर द्वारा 0 से एस हो जाएगा जो 2 स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर के 0 से 2 गामा स्क्वायर के बराबर है। और यह बस यह है और यह का मतलब है कि ओमेगा ऐसे माइनस से ओमेगा प्लस या माइनस से गामा के बराबर है। तो मुझे इसे 2 अलग अलग समीकरण एम ओमेगा के रूप में लिखने दो। ओमेगा द्वारा एस माइनस से एक संभावना यह है कि प्लस अल्पविराम हो सकता है और एक अन्य ओमेगा एस ओमेगा माइनस से गामा के बराबर है। हम जानते हैं कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के संगत 2 विलयन हैं। तो अगर मैं 2 एम में डाल तो चलो कहते हैं कि इनमें से एक ओमेगा 2 के साथ जुड़ा होता है तो मैं ओमेगा 2 माइनस से एस ओमेगा 2 है गामा और दूसरे के बराबर है 1। चलो कहते हैं कि ओमेगा 1 समाधान के लिए संगत है तो मैं एक ओमेगा 1 माइनस से एस ओमेगा 1 गामा माइनस से माइनस के बराबर है। अब मैं एस को हटाना चाहता हूं। यहां एस स्टिफनेस कांस्टेंट है और यह तरीका है को केवल ओमेगा द्वारा गुणा करें। इस समीकरण को ओमेगा 2 से गुणा करें और इस इक्वेशन को ओमेगा 1 से गुणा करें। एक दूसरे से घटाना और हम इक्वेशन के 2 सेट से एस को समाप्त करने में सक्षम हो जाएगा। और एक बार हम की मैं इसे छोड़ दूंगा कि गणित के स्मॉल पीस है। और एक बार हम करते हैं कि ओमेगा 2 माइनस से ओमेगा 1 एम द्वारा गामा के बराबर है। और अब यह
लगता है कि हम के करीब हो रहे हैं के रूप में लग रहा है। अब मैं दोनों पक्षों को ओमेगा शून्य से विभाजित करूंगा और इसे उलट देंगे, जिसमें आपको गामा से m ओमेगा शून्य प्राप्त होगा, ओमेगा 2 माइनस के बराबर ओमेगा से 1 में से 1 होगा। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यह क्वांटिटी यहाँ केवल q मान के बराबर है। इसलिए मेरा अंतिम परिणाम है कि q मान या q फैक्टर ओमेगा शून्य के बराबर है 2 ओमेगा 1 शून्य से 1। और यह एक बहुत व्यावहारिक परिभाषा है कि जब भी आप पर देखते हैं तो आप औसत पावर के रूप में ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के फलन के रूप में रेजोनेंस वक्र प्राप्त कर सकते हैं। तो यह ओमेगा 2 और ओमेगा एक बार फिर आपको याद दिलाने के लिए ड्राइविंग आवृत्तियों के दो मान हैं जिस पर औसत पावर पीक पावर के आधे होती है। अतः क्यू मान को आयाम देने का एक और तरीका है जिसे एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं के आधार पर देखने का, और शीघ्र ही यह समझ जाएगा कि इसका क्या अर्थ है, परंतु को ही से गुजरने का तरीका है। अतः आरंभ में आप याद कर सकते हैं कि किसी बल के विस्थापन का एम्पलीट्यूड तथा एक क्षयकारी ऑसिलेटर के लिए इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाता है। तो हमने इसे में से एक पहले मॉड्यूल में से एक बनाया और अनुनाद पर रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी को ओमेगा कहते हैं आर। तो ओमेगा आर मेरे अनुनाद फ्रीक्वेंसी है। और हमने यह भी देखा कि रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसे मैं ओमेगा आर कहते हैं केवल इस एक्सप्रेशन के बराबर है, और हमने उसे बार दोहराया। यह प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी से थोड़ा कम है जो ओमेगा शून्य या ओमेगा द्वारा दिया जाता है, यहाँ नहीं, ठीक है। तो अब अधिकतम एम्पलीट्यूड या मुझे उस क्वांटिटी को अधिकतम कहते हैं। अधिकतम एम्पलीट्यूड जो आप कभी प्राप्त कर सकते हैं होगा एफ शून्य से विभाजित आप ओमेगा आर को से बदलें ओमेगा आर गुना मॉड जेड द्वारा प्रतिस्थापित ओमेगा को प्रतिस्थापित करेंगे। इसलिए यह अधिकतम एम्पलीट्यूड है आप कभी भी अपने ऑसिलेटर के लिए चूसे इन प्राचलों के सेट के लिए प्राप्त कर सकते हैं। अब हम और संदर्भ क्वांटिटी को भी परिभाषित करते हैं। तो मैं केवल इतना ही करने जा रहा हूं कि संदर्भ एम्पलीट्यूड के लिए अधिकतम मापें, और उस संदर्भ एम्पलीट्यूड मुझे इसे एक शून्य कहते हैं। और हम इस संदर्भ एम्पलीट्यूड कैसे मिलता है, तो क्या मैं करने के लिए जा रहा हूं करने के लिए है ड्राइव की रेंज में आयाम देखें। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी शून्य हो जाती है तो आप रेंज ले लो चालक फ्रीक्वेंसी के लिए शून्य की ओर होती है, विस्थापन के एम्पलीट्यूड का मान के लिए होता है। अब जब आप रेंज ओमेगा स्क्वायर रूट के नीचे के डोमिनेटिंग टर्म में टेंडिंग शून्य पर ध्यान देते हैं तो प्रत्येक में ओमेगा डिनोमिनेटर के साथ एक इस शब्द का अर्थ होगा जो सबसे अधिक प्रभावी पद होगा, क्योंकि आप बहुत ही छोटे ओमेगा की रेंज ले रहे हैं। किस स्थिति में ओमेगा द्वारा में केवल एफ शून्य होगा, और की तुलना में ओमेगा अल्पविराम स्क्वायर के साथ तुलना में हम इसकी एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो मैं में एस ओमेगा तक यहाँ ओमेगा और ओमेगा रद्द हो जाएगा, तो यह अंत में मुझे एफ शून्य एस द्वारा दिया जाएगा। याद है कि एक स्टिफनेस कांस्टेंट है, इसलिए ओमेगा शून्य से प्रवृत्त होने वाली रेंज में मेरा संदर्भ एम्पलीट्यूड एक शून्य टेंडिंग है जो एक शून्य से एस द्वारा होता है, और यह संदर्भ एम्पलीट्यूड जैसा कि आप देख सकते हैं ओमेगा से स्वतंत्र है। तो अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक इस क्वांटिटी अधिकतम और संदर्भ एम्पलीट्यूड
जो एस द्वारा एफ शून्य है। क्या मैं करने के लिए जा रहा हूं एक अधिकतम शून्य के अनुपात लेने के लिए है। तो मुझे अधिकतम को से लिखने से शुरू करने के लिए एक शून्य होल स्क्वायर, और मैं सिर्फ अभिव्यक्ति की प्रतिलिपि बनाने के लिए हूं कि मैं यहां लिख चुका हूं किस मामले में, और से पहले मैं अनुपात ले यह वास्तव में और अधिक सरल किया जा सकता है ताकि यह ओमेगा आर गामा में हो जाएगा। अनिवार्य रूप से हम सिर्फ रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए शर्त डाल रहे हैं। तो अब मुझे की जरूरत है इन दो राशियां, एक अधिकतम और एक शून्य। मैं उनके अनुपात लेने जा रहा हूं। तो मैं इस अनुपात एक अधिकतम और शून्य के बीच है। अब हम इसे क्यू मान के रूप में लिखने के लिए थोड़ा सा हेरफेर करेंगे। अगला फेज एक शून्य स्क्वायर को रद्द करना है, और याद रखें कि ओमेगा शून्य स्क्वायर अंत तक एस के बराबर है। मैं एक स्क्वायर को ओमेगा शून्य से प्रतिस्थापित कर सकता हूं 4 को एम स्क्वायर में गामा स्क्वायर और ओमेगा आर स्क्वायर माइनस किया गया है। वह एक सप्रेशन है जो कि हम यहां पहले ही है जो ओमेगा गामा स्क्वायर को 4 एम स्क्वायर से 4 स्क्वायर द्वारा शून्य स्क्वायर है। अतः यहाँ से आप देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में केवल या उन राशियों का ही उपयोग किया जाता है जिनका हम सामान्य आर को परिभाषित करने के लिए उपयोग करते हैं। प्रश्न मूल्य जो एम ओमेगा है गामा द्वारा शून्य, तो यह क्यू मानों के रूप में लिखने के लिए इसमें हेरफेर करना बहुत आसान हो जाता है। तो एक बहुत ही सरल में हम इस अधिकतम शून्य से लिख सकते हैं जो क्यू स्क्वायर के बराबर है से विभाजित 1 माइनस 1 शून्य से 4 क्यू स्क्वायर द्वारा 1 बराबर किया जा सकता है। इसके अलावा आप यहां से स्क्वायर रूट ले लो और कि मुझे क्यू 1 माइनस 1 शून्य से 1 शून्य से के स्क्वायर रूट से विभाजित होगा। और अब रेंज लेंगे कि क्यू 1 से बहुत अधिक है, जिसका अर्थ है कि हम रेंज या प्राचलों के शासन में कार्य कर रहे हैं जहां क्यू का मान बहुत बड़ा है, जिसमें इस एक्सप्रेशन में क्यू के लगभग बराबर हो जाता है। इसलिए यह हमारे आवश्यक एक्सप्रेशन है कि अधिकतम शून्य क्यू है, और याद रखें कि शून्य एस से एफ शून्य था। अब हम इस को क्यू मान के रूप में अनुनाद वक्र को रेखाचित्र बना सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां मैं एक्स मैक्स को ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा के फलन के रूप में आलेखित कर रहा हूं, और यह इस तरह की कुछ स्थिति देख सकता है। तो इस मान संदर्भ मूल्य जो है हो सकता है 1 0 से एस द्वारा बराबर है, और यहां प्रत्येक अन्य शिखर को के संदर्भ में लिखा जाता है। इस संदर्भ मूल्य का मान 0 उदाहरण के लिए यह वक्र हो सकता है का प्रश्न 2 के बराबर, तो जिसका मतलब होगा कि यहां शिखर 2 बार इस मूल्य और इतना पर है। तो हम इस की तरह
और कर्व्स खींच सकते हैं और यह शायद Q3 के बराबर हो सकता है और इसी तरह से कुछ और वक्र भी बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि Q शार्पर का मान अनुनाद है, रेजोनेंस चौड़ाई जो है के सापेक्ष इस चौड़ाई का आधा मान के सापेक्ष पर मान लीजिए इस पॉइंट इस शिखर के सापेक्ष Q वृद्धि तथा बढ़ जाता है। इसलिए यह Q मान को समझने का एक और फैक्टर है जो हमें आयाम के बारे में बताता है, परंतु अंत में यह का वही अर्थ है जो के संदर्भ में मूल अर्थ से संबंधित है जो हमने पहले देखा था। यह सिर्फ कुछ स्तर पर आप बताता है आप जो एनर्जी आप में डाल रहे हैं वह ऑसिलेटर द्वारा कांस्टेंट बनी रहती है। यदि ऑसिलेटर इसे काफ़ी समय तक बनाए रख सकता है तो आप कहेंगे कि इसका Q मान बड़ा है। इसलिए का संक्षेप में जो हम में बता चुके हैं आज के मॉड्यूल में की चर्चा करने के लिए हमें यह पहला और महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होता है कि एक साइकिल में दी गई औसत पावर के बराबर है जो ऑसिलेटर एक ही चक्र में परिवर्तित होती है, प्रभावी रूप से भविष्य में उपयोग के लिए शक्ति का संचयन करता है। और हम को दिखा सकते थे पहले मॉड्यूल में हमने पहले ही देखा था Q मान को अब इस रेजोनेंस वक्र की चौड़ाई के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है और Q मान ओमेगा के बराबर है ओमेगा द्वारा 0.2 माइनस ओमेगा 1 है, जहां ओमेगा 2 और ओमेगा वाहन फ्रीक्वेंसी के दो मानों के अनुरूप होता है जिस पर पीक वैल्यू औसत पावर की आपूर्ति उच्चतम मान के आधे से अधिक होती है। और अंत में हम यह दिखा सके कि Q फैक्टर अधिकतम एम्पलीट्यूड के बीच का अनुपात है जो से एक प्रारंभिक आयाम से विभाजित होता है। और अगले मॉड्यूल में इन सभी अवधारणाओं के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे।